गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग एक श्रृंखला चला रहे हैं जिसमें कि उत्तर प्रदेश पीसीएस के प्रथम प्रश्न पत्र का 20 वर्षों का हल प्रश्न पत्र हम कर रहे हैं। तो इसी संदर्भ में हम 1993 का 1994 का कर चुके हैं। अब आज हम प्रारंभ कर रहे हैं 1995 का हल प्रश्न पत्र। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, नव्य न्याय संप्रदाय यानी कि स्कूल के संस्थापक कौन थे। रघुनाथ शिरोमणि, गंगेश, श्रीधर या उदयन। तो इसके थे गंगेश। अगला है, उच्चतम लवणता पाई जाती है कहाँ पर। मृत सागर में, लाल सागर में, महान यानी ग्रेट साल झील में, या झील वान टर्की में यानी कि वान झील टर्की में। तो कहाँ पाई जाती है, तो उच्चतम लवणता कहाँ पर पाई जाती है, वान झील टर्की में पाई जाती है। उसकी जो लवणता है वो लगभग 330 है। और इसके बाद मृत सागर आता है, मृत सागर की 240, और फिर आता है साल्ट लेक, ठीक है, उसकी 220 है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शीत समुद्री धारा है। ब्राज़ील धारा, गल्फ स्ट्रीम धारा, क्यूरोसियो धारा या हम्बोल्ट धारा। तो इसमें हम्बोल्ट धारा जो है वो शीत समुद्री धारा है, बाकी ये सभी ये ग्रीष्म समुद्र यानी कि धाराएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन चीन के बारे में सही नहीं है। सर्वाधिक घना बसा हुआ देश है, सोयाबीन का अग्रगण्य देश है, ह्वांगहो नदी चीन का शोक है, संघाई उसका सबसे बड़ा आर्थिक केंद्र है। ठीक है, तो ये सबसे सर्वाधिक घना बसा हुआ देश नहीं, यहाँ की घनत्व तो सबसे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, यहाँ की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है लेकिन घनत्व तो सबसे ज़्यादा नहीं है। इनमें मिलाना है ब्राज़ील, क्यूबा, केनिया, जाम्बिया, हवाना, ब्राज़ीलिया, लुसाका, नैरोबी। ठीक है, तो ब्राज़ील की राजधानी क्या है, ब्राज़ीलिया है। तो ए में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका बी और सी दोनों में से कोई सा भी एक हो जाएगा। अब इसके बाद कम से कम एक की और आप निर्धारित कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सी राजधानी किसकी है। अब क्यूबा की राजधानी क्या है, ठीक है, तो क्यूबा की राजधानी हवाना है। तो बी का 1 हो गया, तो ए का 2 और बी का 1, तो ए का 2 और बी का 1 ये हो गया। अब आपका हो जाएगा केनिया की राजधानी नैरोबी, ठीक है, और जाम्बिया की राजधानी है लुसाका। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है कहाँ पर। चीन में, भारत में, इंडोनेशिया में, जापान में। तो सघन खेती सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, जापान में है। ठीक है, जितना तक ज़्यादातर विकसित जो देश हैं वहाँ पर सघन खेती पाई जाती है। अगला है, संसार की सबसे महत्वपूर्ण नहर कौन सी है। कील नहर, पनामा, सू नहर या स्वेज नहर। तो स्वेज नहर है सबसे संसार की महत्वपूर्ण नगर। वैसे पनामा भी है लेकिन स्वेज नहर सबसे महत्वपूर्ण नहर है सॉरी। 8वां प्रश्न है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त राग तंत्र कौन सा है। कडप्पा, धारवाड़, गोंडवाना या विंध्य। तो गोंडवाना तंत्र जो है भारत का सबसे खनिज युक्त है। ठीक है, तो यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में कोयला वगैरह पाया जाता है। ठीक है, ये गोंडवाना जो है ये 3 पेटियों में बटा हुआ है। पश्चिम बंगाल, बिहार में दामोदर घाटी तक, उड़ीसा में महानदी घाटी, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गोदावरी के वर्धा और सोन नदियों के मध्य। अगला है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा वन कुल भौगोलिक क्षेत्र का 75% से अधिक क्षेत्र पर आच्छादित है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, आसाम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल, नागालैंड और मध्य प्रदेश। ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश में यानी सर्वाधिक क्षेत्रफल में है, प्रतिशत में नहीं है। ठीक है, तो आपका जो है यहाँ पर हो जाएगा
अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश में 82%, मणिपुर में 79% और नागालैंड में 86% है। अगला है 25 वर्ष में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास हुआ है कहाँ पर? गंगा घाघरा दोआब, सरयू पार, गंगा यमुना या बुंदेलखंड में। ठीक है, तो यानी कि नलकूप सिंचाई की बात कर रहा है तो सरयू पार के क्षेत्र में। निम्नलिखित में से कौन सा अक्साई चिन्ह का भाग है? ये दिन नहीं है, चिन्ह है, अक्साई चिन्ह का भाग है। और जानते हैं आप लोग, काराकोरम, शिवालिक, कश्मीर घाटी, लद्दाख। तो इसमें जो है ना भारत का यानी कि डिस्प्यूट रहता है चाइना से लेकर के, तो कौन सा है? काराकोरम जो है ये अक्साई चिन्ह का भाग है। अगला प्रश्न है, इनमें मिलाना है। ठीक है, इसमें परियोजनाएं दी गई हैं, अवस्थिति दी गई। तो भाखड़ा जानते हैं आप सतलज पर है। ठीक है, तो भाखड़ा सतलज पर है यानी कि ए में 4 हो जाएगा, तो बी और डी में कोई एक हो सकता है। हीराकुंड और हडुकी और नागार्जुन सागर बांध। ठीक है, तो इसमें अब हीराकुंड किस पर है? महानदी पर है, ये हो गया। तो बी में कितना हो गया? 3 हो गया, तो बी में 3 ये वाला, यानी अब आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो हडुकी पेरियार और नागार्जुन सागर वो कृष्णा नदी पर है, तो आपका हो जाएगा उत्तर बी। अगला है, उस संस्था का नाम बताएं जिसने जनवरी 1996 में प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट में आयकर के स्थान पर पर्यावरण कर लगाने का सुझाव दिया था। वर्ल्ड वॉच या एम्नेस्टी इंटरनेशनल या यूनेस्को या सोसाइटी ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स। ये तो होगा नहीं, अब यहाँ पर है वर्ल्ड वॉच ही होगा इसका उत्तर। ठीक है, तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? पिछड़ी हुई, विकसित, विकासशील या अल्प विकसित? तो भारत की अर्थव्यवस्था है विकासशील, तो भारत विकासशील देशों के अंतर्गत आता है। अगला है, 8वीं योजना में जीडीपी की वृद्धि दर प्रतिशत प्रतिवर्ष लक्ष्य निर्धारित किया गया था, तो कितना था उसका? 5.6 था तब उस समय। ठीक है, अगला है, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है किसके द्वारा? योजनाओं के द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, रिजर्व बैंक द्वारा। ठीक है, तो किसके द्वारा होती है राष्ट्रीय आय का अनुमान? कौन लगाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन लगाता है। ओके, अगला प्रश्न है, भारत में 91 से 95 के मध्य जो देश सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लेकर के आए थे वे कौन है? अमेरिका जापान, जापान इसराइल, अमेरिका जर्मनी या अमेरिका और इसराइल? तो भारत में सबसे ज़्यादा उस समय प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अमेरिका और जापान से आया था। आप ऐसे ही क्वेश्चन समझिए कि इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीपीसीएस में। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से यानी वितरित अनाज पर कीमत बढ़ाने का उद्देश्य है। ठीक है, किसानों को आकर्षक कीमत मिले, अनाज का उपयोग को नियंत्रित किया जा सके, इस योजना में निहित उत्पादन का भार कम हो सके, या इस योजना का लाभ कमाना? नहीं, लाभ कमाना तो है नहीं, तो इसमें ही होगा कि इस योजना में निहित उपदान का भार कम हो सके। ठीक है, मतलब कि जो सब्सिडी सरकार देती है, ठीक है, वो कम हो सके, इसके लिए बढ़ाया है सिर्फ। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मतलब हुआ कि जो राशन मिलता है उस पर हाल ही में हुए सुधारों जिस कमेटी की सिफारिशों पर आधारित थे उसका अध्यक्ष थे आर.जे. चिलैया, एन. नरसिंहन, आर.एन. मल्होत्रा या अर्जुन सेन गुप्ता। तो चिलैया समिति के आधार पर, ठीक है, भारतीय जो उसमें है सुधार किया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, हाल के वर्षों में भारत में आयात के सबसे बड़े मद हैं, यानी सबसे ज़्यादा भारत क्या आयात करता है? पेट्रोलियम पदार्थ, अनाज, पूंजीगत वस्तुएं, पेट्रोलियम तो है ये, तो पूंजीगत वस्तुएं और पेट्रोलियम करता है। जवाहरात तो करता है बाहर, यानी भेजता है। भारत में केंद्र सरकार की कर आय के 2 सबसे बड़े स्रोत हैं। पहले ये होता था, अब तो काफ़ी ज़्यादा जो है इनमें परिवर्तन आ गया है। ठीक है, तो इसमें केंद्रीय उत्पाद कर और निगम कर, तट कर, निगम कर, केंद्रीय उत्पाद कर और तट कर। तो यहाँ पर है केंद्रीय उत्पाद कर और तट कर, यही जो है दोनों से उस समय भारत को यानी केंद्र सरकार का सबसे बड़ा ये आय के स्रोत हुआ करते थे। अगला प्रश्न है, केंद्र व राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु कौन सी एजेंसी है? सर्वोच्च न्यायालय, न्याय मंत्री, वित्त मंत्री या वित्त आयोग? तो वित्त आयोग इसीलिए गठित किया जाता है ना कि केंद्र और राज्य के मध्य
बंटवारा कर सके, जो टैक्स वगैरह है। ठीक है। 10वें वित्तीय आयोग के अनुसार वितरण योग्य संसाधनों में से राज्यों का वितरण हेतु प्राप्त कितना होगा? तो यानी कि उस समय 29% था। वर्तमान में आप लोग मुझे यानी कि वो कमेंट करके बताइए कितना है। राज्यों को 49% दिया जाना है, 50 या 51% दिया जाना है। आगे, भारतीय रुपयों को परिवर्तनीय बनाया गया। तो भारतीय रुपयों को परिवर्तनीय कब बनाया गया? चालू खाते में 1 मार्च 1993, चालू खाते में अगस्त 1994, पूंजी खाते में अगस्त 1994, चालू खाते में अप्रैल 1995। ठीक है। तो इसमें है चालू खाते को ही तब बनाया गया था। तो चालू खाते में अगस्त 1994 को क्या चीज़ किया गया था? ठीक है, यानी कि परिवर्तनीय बनाया गया था। लेकिन पूंजी खाते में परिवर्तनीय नहीं बनाया गया था, वो बाद में बनाया गया। ठीक है। अगला प्रश्न है, पिछली जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा प्रदेश ऐसा है जहां स्त्रियों की जनसंख्या पुरुषों से अधिक है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश। तो इसमें क्या है? केरल है। निम्न में से कौन सा कर खरीदारों के लिए प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के मूल्यों की वृद्धि नहीं करता? ठीक है, कह रहा है खरीदारों के लिए आयकर, आयात कर, व्यापार कर, उत्पाद कर। ये व्यापार, उत्पाद और आयात कर जब बढ़ेंगे तो क्या हो जाए? खरीदारों के ऊपर ही पड़ते हैं। और आयकर जो है वो तो व्यक्ति के ऊपर अपना खुद का कर होता है, जो प्रत्यक्ष रूप से लगाया जाता है। माउंट सिनाई मेडिकल कॉलेज न्यूयॉर्क में से किन में से किस भारतीय मूल जन्म डॉक्टर ने 17 वर्ष की आयु में मेडिकल की डिग्री प्राप्त कर ली? ठीक है, तो इसका उत्तर यही था, बलायम राली अम्बती। ठीक है, इन्होंने उस समय 17 वर्ष में डॉक्टरेट की डिग्री यानी मेडिकल की डिग्री प्राप्त कर ली थी। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रास्फीति में सर्वाधिक लाभ प्राप्त करता है? मुद्रास्फीति में सबसे ज़्यादा लाभ किसको होता है? साहूकार को, ऋणी को, बचत खाता अकाउंट खोलने को, या राजकीय पेंशनर को? तो ऋणी को। मुद्रास्फीति जब होती है तो ऋणी को ही क्या होता है? फायदा होता है। क्यों? क्योंकि मुद्रा की क्रय शक्ति की ह्रास होती है, जिससे मुद्रास्फीति में क्या हो जाता है? ऋणी का यानी लाभप्रद स्थिति में होता है। और ये हर बार कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन भारत में यशस्वी विधिवेत्ता थे? मध्यकालीन भारत की बात कर रहे हैं। विज्ञानेश्वर, हेमाद्रि, राजशेखर, जीमूतवाहन। ठीक है, तो कौन थे? विज्ञानेश्वर। विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा रचा था, जो क्या है? याज्ञवल्क्य की स्मृति पर टीका है। और ये यानी कानून यानी हिंदू विधि की पुस्तक माना जाता है। अगला है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? पता है, चैडविक ने की थी। क्लियर है, पहला ही होगा इसका उत्तर, चैडविक ने। ठीक है, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। अगला है, गैस इंजन की खोज किसने की थी? गैस इंजन, ठीक है, भाप इंजन की बात हो रही। तो डीजल ने, डेवी ने, डेम्बलर ने या चार्ल्स ने? तो गैस इंजन की खोज किसने की थी? चार्ल्स ने की थी। डीजल इंजन की खोज किसने की थी? डीजल ने की थी। डेवी ने सेफ्टी लैम्प की खोज की थी। ठीक है, और जो डेम्बलर है उन्होंने कार्बोरेटर की खोज की थी। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है किसको? किसके द्वारा? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, पोटेंशियोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर। तो किसके द्वारा नापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर के द्वारा नापी जाती है ना, हाइग्रो। ठीक है, तो सापेक्षिक वायु की सापेक्षिक आर्द्रता इसके द्वारा। और हाइड्रोमीटर से द्रवों की सापेक्षिक आर्द्रता नापी जाती है। पोटेंशियोमीटर से विद्युत धारा यानी कि पोटेंशियल का मतलब है कि जो आपका विभवांतर है वो नापा जाता है। इलेक्ट्रोमीटर से दूध की शुद्धता नापी जाती है। किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने के लिए रख दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्यों? पानी जमने पर फैलता है? ऐसा कुछ नहीं है। बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है? नहीं। बोतल के बाहर का तापमान अंदर से ज़्यादा होता है या पानी गर्म करने पर फैलता है? तो पहला ही हो गया। ठीक है, पानी जमने पर फैलता है। पानी ही नहीं बल्कि कोई भी द्रव है वो क्या होता है, यानी कि जब जमेगा मतलब ठोस से परिवर्तित हुआ। तो पानी जब ठोस से परिवर्तित होता है तो क्या हो जाता है? उसके आयतन में वृद्धि होती है, इसलिए बोतल टूट जाती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? रेत, संगमरमर, हीरा या शक्कर? मूल तत्व की बात कर रहा है। ठीक है, तो हीरा जो है वो कार्बन का अपरूपक है, बाकी ये सब क्या है?
ठीक है, किसी न किसी चीज़ के साथ निर्मित है। अगला है जंतु विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? जियोलॉजी अध्ययन करता है केवल जीवों का अध्ययन, जीवित जानवरों का, केवल जीवित वनस्पतियों का, जीवित व मृत जानवरों दोनों का, या जीवित व मृत वनस्पतियों को दोनों का। तो यहाँ पर ये ना जियोलॉजी की बात हो रही, तो वनस्पतियों की बात नहीं आएगी, तो ये और ये यानी कि खत्म। अब आएगा जीवित और मृत जानवरों दोनों का अध्ययन करता है, ठीक है। और वनस्पति विज्ञान क्या करता है? जीवित और मृत दोनों वनस्पतियों का। सूक्ष्म जीवाणु यानी बैक्टीरिया को देखा जा सकता है किसके द्वारा? खुली आंख के द्वारा, यानी कि सिर्फ आँखों के द्वारा, कंपाउंड दूरबीन द्वारा, हैंड लेंस द्वारा, या इलेक्ट्रिक दूरबीन द्वारा, ठीक है। तो बैक्टीरिया को किसके द्वारा देखा जा सकता है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है, ठीक है। कंपाउंड खुर्दबीन लिखा हुआ है, खुर्दबीन का मतलब ही होता है, ठीक है, माइक्रोस्कोप, ठीक है, ये टेलीस्कोप नहीं है। अगला है दृष्टिपटल। रेटिना पर जो चित्र बनता है वो कैसा होता है? आपको पता है, ठीक है, कैसा होता है? वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है, और मस्तिष्क में जाकर के इसी का ठीक उल्टा हो जाता है वो, ठीक है। अब अगला है सूक्ष्म जीवाणु यानी बैक्टीरिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ये जीव और मृत की सीमा की रेखा से परे होते हैं? नहीं, ये गलत है, ठीक है। ये वनस्पति व जानवर की सीमा रेखा से परे होते हैं, हाँ यही सही है, ठीक है। बैक्टीरिया में वनस्पति और जानवरों दोनों के क्या पाए जाते हैं? गुण पाए जाते हैं, ठीक है। अगला है मनुष्य आर्द्रता व गर्मी की परेशानी का अनुभव करता है, कारण है आर्द्रता और गर्मी का परेशानी करता है। पसीना का आना, कम पसीना नहीं, कम पसीना आना नहीं, पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता, ये है इसका। जब बरसात का समय होता है तो उसमें गर्मी या उमस बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि जो पसीना है वो क्या नहीं हो पाता? वाष्पित नहीं हो पाता, और जब वाष्पित नहीं हो पाता तो फिर उससे काफ़ी ज़्यादा परेशानी का अनुभव होता है। और गर्मियों में पसीना वाष्प बनकर उड़ जाता है, जिसके कारण ठंडक का एहसास होता है। पोलियो का टीका किसने तैयार किया था? ठीक है, एहरलिच, जॉन साल्क, पेंटर ने या लिप्टर ने? तो साल्क ने तैयार किया था। प्रेशर कुकर के अंदर उच्चतम ताप निर्भर करेगा, ठीक है, ऊपर के छेद का क्षेत्रफल और रखे गए वजन पर। ऊपर के छेद के क्षेत्रफल पकाए जाने पदार्थ पर, पकाए जाने वाले पदार्थ पर तो कोई मैटर ही नहीं है। ऊपर के छेद पर रखा गया वजन और पकाए जाने वाले पदार्थ, पकाए जाने वाला पदार्थ का मैटर नहीं। ऊपर के छेद के केवल क्षेत्रफल नहीं, ऊपर के क्षेत्रफल पर जो रखा हुआ है, जो सीटी रखी होती है उसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो सीटी जितनी भारी होगी उतना ही अंदर का यानी कि क्या निर्भर करेगा? ठीक है, दाब और ताप, ठीक है, वो निर्भर करता है। तो ऊपर के छेद का क्षेत्रफल और उस पर रखा गया वजन पर निर्भर करेगा। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? आंवला, बिल्कुल। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? सोडियम, गंधक, पोटेशियम या लोहा? तो इसके लिए हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम आवश्यक होता है, ठीक है। सोडियम रक्त दाब को नियंत्रित करने में सहायक होता है, और लोहा हीमोग्लोबिन को लेकर के जाता है, और यानी हीमोग्लोबिन में होता है और ऑक्सीजन का वाहक होता है, ठीक है। अगला है, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह में से बाहर गिराई गई गेंद क्या होती है? सूर्य पर चली जाएगी? नहीं जाएगी। चंद्रमा पर चली जाएगी? नहीं जाएगी। पृथ्वी पर गिरेगी? यहाँ पर भी नहीं आएगी। पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी के कक्षा में घूमती रहेगी, उसी के पीछे पीछे क्या होने लगेगी? घूमने लगेगी। इसका उत्तर ये होगा। अगला है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दबाव कितना होता है? ठीक है, तो इसका दबाव जो वायुमंडलीय दाब होता है उससे अधिक होता है, ठीक है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। यही रीजन होता है कि वो फट जाता है, ठीक है। और यानी कि जब तक वो क्या रहेगा, दोनों का यानी समान रहेगा, तब तक क्या हो जाएगा? वो फटेगा नहीं, और जैसे ही क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा तो फट जाएगा। अगला है, धूप के चश्मे का पावर क्या होता है? ठीक है, तो जीरो डायोप्टर होता है इसका, ठीक है, यानी उसमें कोई भी पावर नहीं होता है। अगला है, मृग तृष्णा का उदाहरण है अपवर्तन का, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का, विक्षेपण का या विवर्तन का? ठीक है, तो मृग तृष्णा यानी मिराज, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का
उदाहरण है। खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसका उत्तर ही होगा। तरंग दैर्घ्य इसकी क्या होती है, सबसे अधिक होती है, इसलिए प्रकीर्णन कम होगा। हब्बल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे की सतह की छाया भेजी है। उस तारे का नाम क्या है? उस तारे का उस समय नाम था विर्गो। अब तो बहुत ज़्यादा और भी उसने यानी कि भेज दिया है। अब अगला कह रहा है उस प्रक्षेपास्त्र का नाम बताएं जिसका परीक्षण भारतीय वैज्ञानिक व रक्षा अधिकारियों ने 27 जनवरी 1996 में चांदीपुर से किया था। पृथ्वी-1, पृथ्वी-2, आकाश, PSLV, VD2। ठीक है, प्रक्षेपास्त्र की बात कर रहा है तो क्या था वो? पृथ्वी-2 था। अगला है भारतीय जल सेना के लिए निर्मित प्रक्षेपास्त्र नौका जिसका जलावतरण 95 में किया गया था। ठीक है, उसका नाम क्या था? प्रहार। आगे है टुटसी और हुतू। हुतू और टुटसी कबीले हैं, ये कहाँ पर यानी कि पाए जाते हैं? कुल मिलाकर के कहने का मतलब इनका यही है, अंगोला में, इरिट्रिया में, बुरुंडी में, मोजाम्बिक में। तो हुतू और टुटसी कहाँ पाए जाते हैं? बुरुंडी में पाए जाते हैं। 96 का ऑस्ट्रेलियन ओलंपिक पुरुष एकल किसने जीता था? उस समय बोरिस बेकर ने जीता था। ठीक है, माइकल चांग को हरा करके। 95 में SAF गेम्स हॉकी टूर्नामेंट किसने जीता था? भारत ने जीता था तब। 98 में वर्ल्ड कप, ठीक है, वर्ल्ड कप सॉकर टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया जाना था? तो फ्रांस में। ये वही फुटबॉल वाला है। ठीक है, तो फ्रांस में आयोजित किया जाना था। अगला है विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट 96 में आयोजित किया गया, उसमें किन टीमों ने प्रथम बार भाग लिया जिन्होंने पहले विश्व कप में भाग नहीं लिया था? तो उसमें केन्या था, हालैंड था, अमेरिका था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि शब्द आयरन किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से, टेबल टेनिस, पोलो या जूडो से? तो आयरन जो है वो गोल्फ से संबंधित है। अगला प्रश्न है जिसमें कि पूछा गया है, ये करंट का प्रश्न है, 1996 में क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो इसका उत्तर है ए, ईडन गार्डन, कोलकाता। 60वां क्वेश्चन है रोवर्स कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। 61वां है नई एकल यूरोपियन मुद्रा का क्या है जिसे 1991 में 12 देशों के द्वारा स्वीकार किया गया है? चकमा निम्नलिखित में से किस देश के शरणार्थी हैं? पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश या भूटान? तो कहाँ के हैं? बांग्लादेश से संबंधित। अंतर्राष्ट्रीय वकील संगठन 6 दिसंबर 1995 को एक अंतर्राष्ट्रीय मानव संस्थान की स्थापना की। इसके अवैतनिक अध्यक्ष यानी तत्कालीन उस समय के कौन थे? नेल्सन मंडेला को माना गया कि उसके अध्यक्ष थे तत्कालीन जो। अगला है 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला 1995 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था उस समय जयपुर में। 1995 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो ये दिया गया था उस समय दिलीप कुमार को। अगला प्रश्न है बाल मजदूरों की भारत में यानी कि लगभग कितनी संख्या है? तो उस समय 40 मिलियन के करीब थी। अगला प्रश्न है खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम क्या है? तो यानी कि ट्रूथ लव एंड द लिटिल मैलिस, ये उनकी आत्मकथा थी। अगला है उस सूफी संत का नाम बताइए जिसकी दरगाह चरर शरीफ पर उग्रवादियों ने 1995 में आग लगा दिया था। उनका नाम है शेख नूरुद्दीन अली। अगला प्रश्न है पैलेस्टाइन स्वायत्त शासित क्षेत्रों में ऐतिहासिक चुनाव हुए जिसमें यासिर अराफात राष्ट्रपति बने थे, उनकी पार्टी का नाम क्या था? तो उनकी पार्टी का नाम था फ्रीडम पार्टी। एकलव्य सेना का गठन निम्नलिखित में किसने किया था? फूलन देवी, मायावती, रामविलास पासवान, शरद यादव। तो फूलन देवी ने किस साथ किया था एकलव्य सेना का गठन। अगला प्रश्न है उस प्रथम महिला का नाम बताएं जो भारत में जन्मी और नासा का अंतरिक्ष यात्री जो है बनने का उनको गौरव प्राप्त हुआ। तो निस्संदेह कौन थी? कल्पना चावला थी। ठीक है, तो कल्पना चावला ही वो महिला थी। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 96 में एशियाई महिला निर्देशक की सर्वोत्तम फिल्म के लिए किस फिल्म को स्वर्ण मयूर अवार्ड प्रदान किया गया? ठीक है, तो ये ब्लस के लिए, ठीक है, ब्लस को दिया गया था।
अगला प्रश्न है, लघु उद्योग 95-96 विदेशी पूंजी निवेश फॉरेन इक्विटी एक्सचेंज की निर्धारित सीमा कितनी थी? तो उस समय निर्धारित सीमा कितनी थी? 24% थी लघु उद्योगों में। अब वर्तमान में क्या हो गई है? बढ़ गई है। 94-95 में किस दर से भारत का निर्यात बढ़ा था? तो 94-95 में भारत का जो निर्यात है वो 18% की दर से क्या हुआ था? उसे वृद्धि दर्ज की गई थी। अगला है, किस देश के संसद के सभी पक्षी सदस्यों ने 1994 में अपनी सदस्यता से सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे दिया था? तो कौन सा देश था? बांग्लादेश था। वहाँ के सभी सदस्यों ने उस समय इस्तीफा प्रदान कर दिया था। अगला प्रश्न है, मूंगफली के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य 1995-96 में कितना है? तो इसके लिए था 900 रुपये प्रति कुंटल। तब उस समिति का नाम बताएं जो राजनीतिज्ञों और अपराधियों के गठबंधन की जांच के लिए अपनी रिपोर्ट दी थी? तो वो थी बोहरा समिति। ये प्रशासन से संबंधित और अपराधियों से संबंधित साठगांठ पर बोहरा समिति आई थी। उस राजनीतिक का नाम बताएं जिस 24 जनवरी 1996 को कहा था कि भारतीय प्रशासन को कुछ समय के लिए सेना को संभाल लेना चाहिए। वो बीजू पट्टनायक, बाल ठाकरे, शहाबुद्दीन या जेबी पटनायक। तो वो थे बीजू पटनायक, उड़ीसा के मुख्यमंत्री तत्कालीन। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1996 को कौन सा सदस्य यानी कौन सा व्यक्ति यानी कि वहाँ पर मुख्य अतिथि थे? तो ये फर्नांडो होर्निस कोंडोसो ये थे। उस विदेशी नागरिक का नाम बताएं जिसे अल्फा, ठीक है, उग्रवादी संगठन ने बंधक बना लिया था, अल्फ्रान ने। ठीक है, तो वो थे क्रिश्चियन आस्ट्रो। दक्षेश सार्क सम्मेलन 1995 में किस चीज़ का निर्णय लिया गया था? तो गरीबी उन्मूलन 2002 ईस्वी तक, यानी कि इन्होंने निर्णय लिया क्या था कि हम अपने क्षेत्र से गरीबी का उन्मूलन 2002 तक कर देंगे। चौथे विश्व महिला सम्मेलन के भारतीय प्रतिनिधिमंडल राज्य यानी निम्नलिखित में किस निवासियों को मेजबान देश चीन ने वीज़ा नहीं दिया था? तो इसने अरुणाचल प्रदेश को नहीं दिया। क्यों? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा नहीं मानता, वो चीन का हिस्सा मानता है, इसलिए उसने वहाँ के लोगों को वीज़ा नहीं दिया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना आप लोग जानते हैं 9 दिसंबर 1946 को पहले बैठक हुई थी, तो उसके पहले स्थापित हो गया था। तो 6 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान की अध्यक्ष यानी कि स्थापना हुई थी। मतलब निर्वाचन हुआ था, एक गठन हुआ था, आप ये समझ लीजिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो निर्विवाद रूप से बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी थे। ठीक है, इन्हें 28 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष निर्वाचित किया था या नियुक्त किया था। भारतीय संविधान के मौलिक, ठीक है, मौलिक कर्तव्य यहाँ पर होना चाहिए, थोड़ा सा क्वेश्चन मिसप्रिंट है। मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया था? तो मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे यानी कि इसे भारतीय संविधान में 1976 में सम्मिलित किया गया था। अगला प्रश्न है, एक वर्ष में कम से कम संसद की कितनी बैठकें होनी जरूरी है? तो 2 बैठकें होनी आवश्यक है। यानी ये लिखा गया है, इतना नहीं लिखा गया है, ये लिखा गया है कि संसद की कम से कम एक वर्ष में कितनी बैठक होनी चाहिए? तो ठीक है, 6 महीने का अंतर नहीं होना चाहिए। तो 2 बैठकें हो गई। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई हैं? तो केंद्र सरकार को दी गई 248 के अंतर्गत। अनुच्छेद 248 कहता है अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित होंगी। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी भी सदन का भी सदस्य नहीं है, उसे मंत्री पद से मुक्त हो जाना चाहिए। सिर्फ मंत्री या प्रधानमंत्री कोई भी हो सकता है, तो उसे 6 माह में ही पदमुक्त हो जाना चाहिए। 6 माह से अधिक नहीं रह सकता मंत्री पद पर। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक किस प्रदेश का है? तो उत्तर प्रदेश का था, अभी भी है। पहले 85 और 34 क्रमशः संख्याएं थीं, अब 80 और 31 हो गई हैं। ठीक है, उत्तराखंड बनने के बाद 5 उत्तराखंड में लोकसभा आ गई, 3 राज्यसभा की सीटें आ गई। अब कथन है, भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। अब इसके बाद है, इसका जो कारण है, उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है।
तो इसमें कथन भी सही है, कारण भी सही है, ठीक है, लेकिन ये उसकी सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि शक्तिशाली केंद्र होगा तो संघीय प्रणाली नहीं स्थापित हो जाएगी। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी वाला। का और खा दोनों, कारण और कथन दोनों सही हैं, लेकिन जो है ना उसका कारण स्पष्टीकरण नहीं करता है। अगला प्रश्न है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा, उपराज्यपाल द्वारा, गृहमंत्री द्वारा या प्रशासक द्वारा? ठीक है, तो संघ राज्यों का जो शासन होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। अनुच्छेद 239 में वर्णित किया गया है, यानी कि इसका वर्णन है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता कौन है? तो भारत सरकार को विधि कौन देता है परामर्श? तो अटॉर्नी जनरल देता है। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल तो उसके सहायक होते हैं। तो 19 यानी अनुच्छेद 76 के अंतर्गत अटॉर्नी जनरल की व्यवस्था की गई है। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चलाने के लिए प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? प्रथम सत्याग्रही चुना गया था विनोबा भावे को। दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू। क्लियर हो गया। 1940 में कांग्रेस ने चलाया था व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी। कहाँ पर? इसकी स्थापना की गई थी ढाका में। ठीक है, ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। अगला है, बंगाली देशभक्ति की बाइबल किसे माना जाता है? तो इसे आनंद मठ को माना जाता है। ठीक है, तो आनंद मठ जो पुस्तक है उसे बंगाली देशभक्ति की बाइबल माना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मध्यम मार्गी नहीं था? तो मध्यम मार्गी यानी कि गरम दल का। तो गरम दल का कौन थे? बाल गंगाधर तिलक जी थे। तो ये क्या थे? बाल गंगाधर तिलक ही गरम दल के नेता थे। बाकी जो है तीनों मध्यम मार्गी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, 1887 में मद्रास में हुए जो सम्मेलन है उसमें इनको जो है अध्यक्ष चुना गया था। तो बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, मद्रास 1887। ठीक है, तीसरा ये सम्मेलन था, 85 में पहला हुआ था। दूसरा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इसमें किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। ठीक है, भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। अगला है, 1922 में गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन वापस क्यों लिया था? वही कौन सा सत्याग्रह था? ठीक है, ये सत्याग्रह था। ठीक है, और इसे वापस लिया था चौरी चौरा हिंसा के कारण इन्होंने वापस ले लिया था। 5 फरवरी को था और इस वर्ष यानी 2022 में इसकी शताब्दी मनाई गई है। अगला है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा था? तो राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था अपने रेडियो प्रसारण में आज़ाद हिंद फौज में। ठीक है, क्या स्थापना के समय, पुनर्गठन के समय में। और इनको गांधी जी को, ठीक है, किसने, महात्मा किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला है, वेदों में, ठीक है, वेदों से में पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है? पुनरुत्थान का मतलब हुआ पुनः उत्थान, तो इस जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को। नारा दिया था वेदों के लौटो। आर्थिक दोहन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ठीक है, तो किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी में। ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक में किया गया था। ठीक है, इनमें दोनों को मिलाना है। लॉर्ड डलहौजी व्यक्तिगत सिद्धांत, विलियम बेंटिंग सत्ता प्रथा का अंत, लॉर्ड डिपन स्वशासन और लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन। तो मिला लीजिए। ठीक है, पहला का आपका क्या होगा? पहला का डी हो गया। ठीक है, और दूसरा का कौन सा हो गया? ए हो गया। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए वाला। ठीक है, तो ए हो गया उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो निस्संदेह ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है। 10 मंडल है इसमें, 1028 सूक्त हैं इसमें। ठीक है, सबसे पुराना जो इसमें मंडल है वो दूसरा और 7वां है, और सबसे नया पहला और 10वां मंडल है। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, तो किसने करवाया था? जो है राजा नरसिंह देव प्रथम। ठीक है, गंग नरेश थे ये, तो इन्होंने कोणार्क में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, अंकोरवाट विष्णु मंदिर कहाँ है? तो अंकोरवाट भारत में नहीं है, ये कंबोडिया में है। ठीक है, कंबोडिया में है और ये सबसे बड़ा मंदिर है। ठीक है, विश्व में यानी विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कंबोडिया का अंकोरवाट का मंदिर है। ठीक है,
और ये बहुत अच्छी सांस्कृतिक धरोहर है। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी क्या थी? तो महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी थी लाहौर। इनकी आर्थिक जो राजधानी थी, धार्मिक राजधानी सॉरी, वो थी अमृतसर। मीराबाई समकालीन थी। मीराबाई किसके समकालीन थी? तुलसीदास, गुरु नानक, चैतन्य महाप्रभु, रामकृष्ण परमहंस। तो ये चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थी। बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? तो इन्होंने किसका किया है? मेवाड़ का। ठीक है, और इसके साथ साथ इन्होंने यानी कि मेवाड़ के महाराणा सांगा का बात की है, और उसके साथ तत्कालीन, ठीक है, कहाँ के राजा? कृष्णदेव राय, ठीक है, विजयनगर सम्राट के राजा का इन्होंने वर्णन किया है, 2 का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई तो कौन सा था? तराइन का द्वितीय युद्ध। पहले युद्ध में तो मोहम्मद गोरी हार गया था, दूसरे युद्ध में क्या हो गया? जीत गया था। ठीक है, अगला है, किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण और वहाँ पर अध्ययन किया? तो किसने किया था? ह्वेंसांग। हर्ष के समय में आया था। ठीक है, और यहाँ पर 6-7 वर्षों तक वो रहा, अध्ययन किया, और नालंदा विश्वविद्यालय में भी उसने अध्ययन किया। तो ये था ह्वेंसांग, चीनी यात्री था। अगला है प्रश्न, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में, ठीक है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा पाकिस्तान, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान, लोथल गुजरात में, भारत में। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, लोथल। भारत गुजरात में है। अगला प्रश्न है, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि दी गई थी? मोहम्मद हुसैन और मुकम्मल खां, अब्दुल समद, ठीक है, और मीर सैयद अली। तो ये दिया था मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि, ये चित्रकार थे। अगला है, हर्ष के समय सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित हैं? हर्षचरित किसने लिखा है? ठीक है, बाणभट्ट ने लिखा है। तो इनमें से कोई उत्तर नहीं होगा। हरिशेन भी नहीं, कल्हड़ भी नहीं, कालिदास भी नहीं। हरिशेन ने समुद्रगुप्त का दिया है, कल्हड़ ने राजतरंगिणी लिखी है, इसमें कश्मीर का वर्णन आता है। कालिदास जो है इस संस्कृत के विद्वान है, ठीक है, इनको चंद्रगुप्त द्वितीय का माना जाता है, ठीक है, समकालीन। तो हर्ष के समय में कौन थे? हर्षचरित के रचयिता बाणभट्ट। तो इनके समकालीन थे बाणभट्ट। इनका उत्तर हो गया इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न है, मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? वैसे सभी राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भू राजस्व होता है। ठीक है, शायद ही कोई ऐसा राज्य रहा हो जिसका कि भू राजस्व न रहा हो आय का प्रमुख स्रोत। तो इसका क्या था? आय का प्रमुख स्रोत जो था वो भू राजस्व था। अगला है, दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? मलिक अंबर, हसन गंगू, मोहम्मद दीवान या सिकंदर? तो हसन गंगू था। हसन गंगू था, उसका नाम था हसन बहमद शाह। इसे हसन गंगू कहा जाता है। 1936 में, ठीक है, अलाउद्दीन ने और हसन गंगू यानी बहमद शाह ने स्थापना की थी। बाकी बाद में आगे चल करके यही, ठीक है, 5 मुस्लिम राज्यों में विभाजित हो गया था, जिनके नाम क्रमशः हैं बरार, बीदर, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा। यानी बरार, बीदरपुर, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा में यही बहमनी राज्य 5 भागों में बंट गया था। अगला प्रश्न है, अष्टप्रधान मंत्रिमंडल किस राज्य से संबंधित था? हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, शिवाजी और यशोवर्मन। तो आप जानते हैं अष्टप्रधान शिवाजी से संबंधित थे। इन 8 प्रधानों के नाम थे, ठीक है, शिवाजी से संबंधित थे। 8 प्रधानों के नाम थे, पहला पेशवा, फिर सर ए नौबत यानी सेनापति, मजमुआदार या अमात्य, चौथा वाकियानवीस, 5वां सुरुनवीस या चिटनिस, 6वां है दबीस या सुमंत, विदेश मंत्री जिसे कहा जाता था, फिर सदर या पंडित राव, और फिर क्या था? न्यायाधीश। ये थे, ठीक है, 8 अष्टप्रधान। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? तो किसका था? अमीर खुसरो ने, ठीक है, 6 सुल्तानों का शासन देखा है, लेकिन मूलतः ये अलाउद्दीन खिलजी का क्या था? दरबारी कवि था। ठीक है, अमीर खुसरो।
अगला है निम्नलिखित में से कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? तो चोल प्रशासन की व्यवस्था क्या थी? ठीक है, साम्राज्य का मंडल में विभाजन, ग्राम प्रशासन, राज्य में मंत्रियों के समस्त अधिकार, कर संग्रह प्रणाली का सत्ता का उचित होना, इसका था। ठीक है, ग्राम प्रशासन स्वायत्त, यानी ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। तो प्राचीन भारतीय में हम देखते हैं तो चोल प्रशासन क्या था, वो अपने ग्रामीण स्वशासन के लिए जाना जाता था, या ग्राम प्रशासन के स्वशासन के लिए जाना जाता था। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी। अगला और अंतिम प्रश्न है, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो कर्नाटक युद्ध आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, अच्छा चलिए इसे भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ राजा का पद सबसे ऊंचा होता था और सभी राज्य को 6 प्रांतों में विभक्त कर दिया गया था। और स्थानीय शासन सुशासन इनकी चोल प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषता थी। इनकी जो सभाएं होती थी उर और सभा और महासभा होती थी, स्थानीय स्वशासन की सभाएं, जैसे हमारी होती है ग्राम सभा, ठीक है, ग्राम पंचायत। अगला और अंतिम प्रश्न है, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो किन किन के मध्य लड़ा गया था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य। भारत में जो टेरिटरी विभाजन है, यानी कि स्थानों को कब्जा करने के लिए दोनों में आपस में युद्ध हुआ था, यूरोपियन शक्तियों में, अंग्रेज और फ्रांसीसियों में। ओके, तो स्टूडेंट्स ये हमारा, ठीक है, 1995 का उत्तर प्रदेश स्पीशीज का सामान्य अध्ययन का पेपर था। ठीक है, जिसका हल प्रस्तुत करने की कोशिश किए हैं। ठीक है, इसके बाद अब 1996 का आएगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आप लोगों ने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ, ठीक है, इससे यानी कि जो भी वीडियो हैं या जो आप समझते हैं चैनल है, उसे अपने ग्रुप्स में साझा कीजिए, जिसके कारण जो लोग कुछ हम लोगों के साथ मिलकर तैयारी करना चाहते हैं वो कर सकें। और मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। तो मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।